हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोडी मेथड कि जब हम अपनी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का सलूशन निकाल लेते हैं किसी भी मेथड से, उसके बाद ये ऑप्टिमम सलूशन है या नहीं ये कैसे चेक करते हैं, मतलब ऑप्टिमलिटी टेस्ट कैसे लगाते हैं वो हम इस क्वेश्चन में सीखेंगे। तो सबसे पहले ये है हमारा क्वेश्चन, ये दी हुई है इसकी कॉस्ट और इसकी सप्लाई और डिमांड भी हमें क्वेश्चन में गिवन है। इन सभी का यूज़ करके हम इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करने वाले हैं। पहले मैं इसकी डिमांड लिख देती हूँ, सप्लाई लिख देती हूँ। सप्लाई है 6, 1, 10, टोटल है 17। डिमांड है इसकी 7, 5, 3 और 12। 7, 5, 3 और 2, ये है इसकी डिमांड और ये है सप्लाई। अब हम इसे सॉल्व करने वाले हैं वैम मेथड से। हम वैम मेथड से इसका इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन निकालेंगे और उसके बाद इसका ऑप्टिमलिटी टेस्ट करेंगे। तो वैम मेथड से जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें निकालनी है पेनल्टी। सबसे छोटी कॉस्ट है, जो सबसे स्मॉलेस्ट कॉस्ट है वो है 4, उससे ज़्यादा है 6। तो दोनों का डिफरेंस हमें लेना होता है, सबसे स्मॉलेस्ट का और उससे ज़्यादा का। तो यहाँ पर सबसे स्मॉलेस्ट है 4 और उससे ज़्यादा है 6, तो दोनों का डिफरेंस होता है हमारी पेनल्टी। तो यहाँ पर आया वो 4 और 6 का डिफरेंस 2। इसमें है सबसे कम 0 और 0 से ज़्यादा है 2, तो यहाँ पे 2। सी में है सबसे कम 10 और 10 से ज़्यादा है 16, तो डिफरेंस हुआ 6। अब यहाँ जो कॉलम की पेनल्टी है उसे मैं C1 से लिख रही हूँ। सबसे कम है 2, उससे ज़्यादा है 4, तो पेनल्टी हुई 2। सबसे कम 0, उससे ज़्यादा है 6, पेनल्टी हुई 6। सबसे कम है यहाँ पर 12 और 12 से ज़्यादा है 22, तो पेनल्टी हुई 10। सबसे कम है 2, उससे ज़्यादा है 14, तो यहाँ पेनल्टी हुई 12। ये हमारी रो की पेनल्टी, ये हमारी कॉलम की पेनल्टी है। जहाँ पर पेनल्टी सबसे ज़्यादा होगी, जहाँ पर पेनल्टी सबसे ज़्यादा है उस कॉलम में हम जाएंगे आगे और उस कॉलम में हम सबसे कम कॉस्ट पर अलोकेशन करेंगे। तो हम इस कॉलम में गए, इसमें सबसे कम कॉस्ट है 2 पर, तो यहाँ अलोकेशन करेंगे। 2 के सामने की सप्लाई है 1, 2 के सामने की डिमांड है 2, दोनों में से जो मिनिमम हो वो हम अलोकेट कर देते हैं। 2 और 1 में से मिनिमम है 1, हमने यहाँ अलोकेट कर दिया। 1 करने पर ये हो गया 0 और यहाँ पर इसके पास बचा है 1। जब इसका यहाँ पर 1 अलोकेट हमने कर दिया तो अब बी की जो सप्लाई है वो ख़त्म हो चुकी है, इसके पास सप्लाई के लिए कुछ नहीं बचा, तो इसलिए हमने इसे कट कर दिया। अब हम निकालेंगे सेकंड टाइम पेनल्टीज़। सेकंड टाइम पेनल्टी में हम देखेंगे सबसे कम है पहली रो में 4, उससे ज़्यादा है 6, तो पेनल्टी रही 2। इसकी कोई पेनल्टी इस बार नहीं निकालेंगे। लास्ट में भी पेनल्टी रहेगी 10 और 16 की 6। अब यहाँ पर हम निकाल रहे हैं पेनल्टी कॉलम की। 10 और 4 का डिफरेंस 6, 16 और 6 का डिफरेंस 10, 22 और 30 का डिफरेंस हो गया 8, 14 और 18 का डिफरेंस हो गया 4। तो आप पेनल्टीज़ में देखेंगे 2, 6, 6, 10, 8, 4, तो यहाँ पर पेनल्टी हाईएस्ट है 10। अब हमें जाना है इस कॉलम में अलोकेशन करने, तो हम इस कॉलम में गए, यहाँ पर कम कॉस्ट पर अलोकेशन करना है, तो कम कॉस्ट है हमारी 6 पर। अब 6 के सामने की सप्लाई है 6, 6 के सामने की डिमांड है 5, तो हमारा अलोकेशन जो मिनिमम है वो होता है, तो अलोकेशन हो गया 5। 5 करने पर ये हो जाता है 0 और यहाँ बचता है 1। जैसे ये 0 होगा तो हमारा जो क्यू कॉलम है वो भी ख़त्म हो जाएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट पेनल्टी पर। P3 की पेनल्टी निकालेंगे 4, 22 और 14 में से। 4 है हमारा सबसे छोटा, उससे ज़्यादा है इसमें अब 14 है। अब इनको नहीं देखेंगे जो कट चुके हैं, तो 4 और 14 का डिफरेंस हो गया 10, इसमें कोई पेनल्टी नहीं। 10, 30 और 18 में से 10 और 18 का डिफरेंस हो गया 8। यहाँ निकालेंगे C3। 7 और 4 का डिफरेंस 3, यहाँ पर कोई पेनल्टी नहीं इस बार क्योंकि कट हो गया है। 30 और 22 का डिफरेंस 8, 14 और 18 का डिफरेंस हो गया 4।
अब 3 8 4 यहाँ पेनल्टी आई, 10 और 8 यहाँ पेनल्टी आई, मैक्सिमम पेनल्टी है 10। तो इसमें आकर अलोकेशन करना है। इसमें आकर सबसे कम कॉस्ट पर अलोकेशन करेंगे 4 पर। 4 के सामने की सप्लाई है 1, 4 के सामने की डिमांड है 7, तो हमें मिनिमम करना होता है, तो यहाँ हो गया 1। 1 करने पर ये हो जाता है 0 और यहाँ बचेगा 6। जैसे ही ये 0 होगा, अब हमारा ए कॉलम भी कट गया। ए कॉलम कट चुका है बी, तो अब सी में सिर्फ ये 3 बचे हैं। अब पेनल्टीज नहीं निकालेंगे, अब इनमें तीनों में जो सबसे मिनिमम कॉस्ट है पहले उस पर जाएंगे। यहाँ पर है 6, यहाँ पर है 10, तो 6 का अलोकेशन होगा। फिर उसके बाद 18 पर जाएंगे, 10 से ज़्यादा क्या है 18। 18 के यहाँ डिमांड है 1 और सप्लाई है 10, तो 1 का अलोकेशन कर देंगे। उसके बाद आएंगे 30 पर, 30 के यहाँ 3 का वो है और यहाँ बच रहा, यहाँ पर भी पहले 6 गया तो 4 बचे और फिर 1 गया तो 3 बचे। तो यहाँ पर 3 का अलोकेशन और यहाँ पर भी 3 का अलोकेशन बचा है, तो यहाँ हम 3 अलोकेट कर देंगे, ये हो जाएगा 0। सारी डिमांड और सारी सप्लाई हमारी सेटिस्फाई हो चुकी हैं और इसके साथ ही हमने क्या किया, सारी अलोकेशंस कर दी हैं। अब इसके बाद ये हमने किया है सॉल्व वेम मेथड से। वेम मेथड से अब इसकी टोटल कॉस्ट कितनी होगी वेम मेथड के अकॉर्डिंग। वेम मेथड के अकॉर्डिंग हम निकालेंगे टोटल कॉस्ट। तो हमारी पहली अलोकेशन कहाँ है, हमारी फर्स्ट अलोकेशन है फर्स्ट सेल में, वो क्या है 4 × 1। दूसरी अलोकेशन है 6 × 5। तीसरी अलोकेशन है दूसरी लाइन में 2 × 1। अब आई थर्ड रो में 10 × 6, 30 × 3 और 18 × 1। ये है हमारी टोटल कॉस्ट। 4 1 ज़ा 4, 30, 2, 60, 90 और 18। इनको ऐड कर लेंगे, ये आएगा 204। 204 हमारी टोटल कॉस्ट आई है, 204। इसके बाद हमें क्या करना है, 204 की जो ये हमारी कॉस्ट है टोटल कॉस्ट निकालने पर आया ये। अब हम इसका करेंगे ऑप्टिमलिटी टेस्ट। ऑप्टिमलिटी टेस्ट इसके बाद जब हम ऑप्टिमलिटी टेस्ट करते हैं तो हमें क्या प्रोसेस फॉलो करनी है। सबसे पहले जिन जिन सेल्स में हमारा अलोकेशन है उन्हें हम कहते हैं ऑक्यूपाइड सेल्स, और उन्हें लिख लेना है 4 6 2, इनमें हमने अलोकेशन किया था। उसके बाद यहाँ पर हम यूज़ करते हैं UI और यहाँ हम यूज़ करते हैं VJ। UI हमारी है रिसेप्शन कॉस्ट और VJ है हमारी डिलीवरी कॉस्ट। या इनमें अब ये कॉस्ट क्या है, जो हमारे ऑक्यूपाइड सेल हैं 4 है तो 4 आया होगा VJ। यहाँ पर मान लो V1 V2 V3 V4। इसी तरह यहाँ पर U1 U2 U3, ठीक है। तो ऑक्यूपाइड सेल्स के लिए क्या हो, ऑक्यूपाइड सेल्स के लिए क्या रहा होगा, U1 और V1 का टोटल 4 है, U1 और V2 का टोटल 6 आया, V4 और U2 का टोटल 2 आया। ऑक्यूपाइड सेल्स में ये इक्वेशन हमारी बनती है। हमें इस तरह सॉल्व करना होता है। तो जिस लाइन में या जिस कॉलम में ज़्यादा अलोकेशन हो रहे हैं उसको हम 0 मान लेते हैं। तो मैंने 10 30 और 18 इसमें 3 अलोकेशन थे, तो मैंने U3 को मान लिया 0। अगर U3 0 है तो क्या होगा, 0 और V4 का टोटल आया 18, तो यहाँ पर मतलब 18 रहा होगा। 18 और 0 ने मिलकर 18 बनाया टोटल। अब 0 और V3 का टोटल आया होगा 30, इसका मतलब यहाँ कितना है 30, ठीक है। 30 और 0 ने मिलकर 30 बनाया, यहाँ पर 10 आया। 0 और V1 का टोटल आया 10, मतलब V1 10 और 0 ने मिलाकर 10 बनाया। अब ऊपर जाते हैं,
10 है हमारे पास यहाँ पर और ये है U1। तो 10 में अगर U1 जोड़े तो 4 आएगा। तो 10 में क्या जोड़ें कि 4 आए। 10 में क्या जोड़ो आप कि 4 आए। तो 10 में अगर हम -6 जोड़ दें तो 4 आ जाएगा। अब यहाँ पर ये आ गया -6। अब ये क्या है, -6 में क्या जोड़ें कि 6 आया होगा। -6 में यहाँ क्या जोड़ा होगा कि 6 आएगा। तो यहाँ पर 12 रहा होगा। 12 - 6 हो के 6 हो गया। अब U2 बचा है हमारे पास, V4 है 18। अब 18 में क्या जोड़ें कि 2 आए। तो 18 में क्या जोड़े कि 2 आए। तो 18 में हम अगर -16 कर दें तो 2 आ जाएगा। इस तरह निकालने होते हैं हमें, जिसमें मैक्सिमम अलोकेशन हो उसे मान लो 0। तो इस तो सीधे सीधे आ जाएंगे जिन जिन में अलोकेशन है 10, 30 और 18, और बाकी ऐसे रिलेशन बना के निकाल लेते हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ऐसे हमने लिख लिया। इसके बाद हमें करना है ऑप्टिमलिटी टेस्ट में सबसे पहले तो ये देखो नंबर ऑफ अलोकेशन कितनी है। नंबर ऑफ अलोकेशन हमारी होनी चाहिए, C + R - 1। C है हमारे कितने कॉलम है, तो हमारे कॉलम है P Q R T 4। R है हमारा रो A B C 3 - 1। तो 7 - 1 6 अलोकेशन होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6। तो अलोकेशन हमारी 6 है। तो हम ऑप्टिमलिटी टेस्ट कर सकते हैं। अब ऑप्टिमलिटी टेस्ट में हमने ये सारे UI और VJ निकाल लिए हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें जो हमारे अनऑक्यूपाइड सेल हैं इनको लिख लेना है। हम लिखेंगे यहाँ पर AR AT अनऑक्यूपाइड सेल है ये, BP BQ BR CQ, ये हैं हमारे अनऑक्यूपाइड सेल। और अनऑक्यूपाइड सेल्स का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालते हैं हम। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ अनऑक्यूपाइड सेल कैसे, UI + VJ - CIJ। मतलब UI और VJ निकालेंगे सभी का, इन सब के लिए UI + VJ निकालेंगे और उसमें से इनकी जो रियल कॉस्ट थी जो टेबल में दी हुई थी उसको घटा देना है। CIG वो कॉस्ट है जो हमें फर्स्ट टेबल में दी हुई थी। अब हम लिखते हैं इनके लिए। सबसे पहले AR पर आ जाओ। AR का UI क्या है -6। AR इस सेल का VJ क्या है 30। ठीक है। AT का UI क्या है -6 और VJ क्या है 18। यहाँ लिख लेते हैं। इसी तरह निकालते हुए चले जाएंगे सभी के लिए। BP के लिए अब निकालते हैं। ये BP ये वाला सेल है, तो यहाँ पर हमारे U है -16 और V है 10। -16 + 10। BQ पर आते हैं, यहाँ पर है -16 और 12। -16 12। इसी तरह BR पर आते हैं तो -16 और 30। ठीक है। और CQ पर आते हैं तो यहाँ है 12 और 0। तो इस तरह हमने सभी का क्या लिख लिया, UI + VJ। अब क्या करना है, इसमें से सबके UI और VJ का टोटल लिखने के बाद इनकी रियल कॉस्ट घटा देनी है। तो AR की रियल कॉस्ट जब आप टेबल में देखोगे तो वह 22 14 2 0 12 और 16 ये हो गया। अब हमें ये सॉल्व कर लेनी है, सारी चीज़ें हम सॉल्व कर लेंगे। तो 30 है, यहाँ पर आएगा 6। इसके बाद इसमें आएगा -2, यहाँ पर आएगा -8, यहाँ पर आएगा आपका -4, फिर आएगा 2 और यहाँ पर आएगा -4। तो ये है हमारे, ये आए हैं हमारे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ अनऑक्यूपाइड सेल्स। ये सारे हैं अनऑक्यूपाइड सेल्स और ये आ गई इनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कैसे, सभी का UI + VJ करके उसमें से हमने रियल कॉस्ट घटा दी, मतलब जो टेबल की कॉस्ट है वो घटा दी। तो यहाँ पर आया हमारा 6 - 2 - 8 - 4 2 और -4।
अगर यहाँ पर नेगेटिव वैल्यूज़ आए तो मतलब हमारा यही सॉल्यूशन ऑप्टिमम सॉल्यूशन है, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी तो हम मानेंगे कि ये ऑप्टिमम सॉल्यूशन नहीं है, ऑप्टिमम सॉल्यूशन हमें ढूंढना है। तो यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू है और यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू है 2, यहाँ 6। हमें जहाँ पर मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू है जो कि है 6, हमें वहाँ पर अलोकेशन कर देना है AR में हमें अलोकेशन कर देना है। तो मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू है 6 में, अब हम AR में अलोकेशन करना है। अलोकेशन कैसे करना है? अलोकेशन करने से पहले ये है, यहाँ हम अलोकेट कर देते हैं थीटा, ठीक है। और इसकी कॉस्ट कितनी थी, इस वाले सेल में कॉस्ट कितनी, तो इस वाले सेल में कॉस्ट है आपकी 22, हमने इसको दे दिया थीटा। थीटा देने के बाद हमें क्या करना होता है, हमें बनाना होता है एक क्लोज लूप, और जो हमारा क्लोज लूप बनेगा इस तरह, उसके कॉर्नर पर जरूर ऑक्यूपाइड सेल ही होना चाहिए। किसी खाली सेल में हम अपने लूप को मोड़ नहीं सकते। तो एक तो तरीका ये है कि हम इधर चलें, तो इधर ऑक्यूपाइड सेल है ही नहीं तो मुड़ नहीं पाएगा हमारा लूप, इसलिए हम चल रहे हैं इधर। तो जब हम यहाँ से इस तरह जाएंगे, फिर हम यहाँ पर मुड़ जाएंगे, फिर यहाँ पर भी हम मुड़ सकते हैं क्योंकि यहाँ ऑक्यूपाइड सेल है। अब अगर हम आगे जाएंगे तो हम यहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे क्योंकि फिर यहाँ खाली है, खाली जहाँ पर हमारा टर्निंग पॉइंट, बीच में खाली हो सकता है लेकिन जहाँ हमारा टर्निंग पॉइंट है वहाँ पर खाली नहीं हो सकता। तो इसलिए हम इस पर नहीं जा रहे, हम जा रहे हैं अब यहाँ से हम अपना लूप क्लोज कर देंगे। तो ये हमारा बन गया क्लोज लूप। इस तरह बनाना है कि टर्निंग पॉइंट पर आपके ऑक्यूपाइड सेल होना चाहिए। क्लोज लूप बनाने के बाद क्या करना है, यहाँ पर हमने दिया थीटा, और जो यहाँ की एलोकेशन है उसमें से लेस कर देना है थीटा, माइनस थीटा, यहाँ पर कर देना है प्लस थीटा, एक जगह माइनस तो दूसरी जगह प्लस, और यहाँ फिर माइनस थीटा, यहाँ थीटा माइनस फिर प्लस और फिर माइनस, ये हो गया। अब आप लिख लो इनकी एक्चुअल वाली एलोकेशन क्या थी जो हमने दी थी। हमने इनको क्या एलोकेशन दी हुई है, 4 पर हमने दी हुई थी 1, 10 पर हमने दी हुई है 6, 30 पर हमने दी हुई है 3 माइनस लिख देती हूँ, और यहाँ है थीटा। अब थीटा की वैल्यू क्या मानेंगे, थीटा की वैल्यू इन जो हमने एलोकेशन दी है इनमें से माइनस वाले में जो सबसे छोटी है, प्लस वाला नहीं देखना है, माइनस, जहाँ माइनस थीटा हो रहा है उनमें जो छोटी वैल्यू है वो हमारे थीटा की वैल्यू होती है। तो माइनस है 3 और एक है 1, तो यहाँ पर 3 और 1 हमने दिया हुआ है, इनमें से छोटा क्या है 1, तो हमारी थीटा की वैल्यू क्या रहेगी 1, थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1। यानी 22 पर हुआ अलोकेशन 1, यहाँ हो जाएगा 3 माइनस 1 करके, अब हमारे इसका अलोकेशन हो गया 2, यहाँ 6 प्लस 1 करके 10 का अलोकेशन कितना हो गया 7, पहले 6 था अब 7 हो गया, और यहाँ 1 माइनस 1 करके अलोकेशन हो गया 0, यानी अब इस सेल में कोई अलोकेशन नहीं बचेगा। अब ये अलोकेशन का थीटा का समझ में आया आपके, क्लोज लूप बनाना है। उसके बाद माइनस करने वाले में जहाँ पर छोटी वैल्यू है वो हमारे थीटा की वैल्यू होगी। अब थीटा की वैल्यू यहाँ हो गई 1, यहाँ हो गया 3 माइनस 1 तो 2 बचा, 6 प्लस 1 तो 7 बचा, और 1 माइनस 1 तो 0 हो गया यहाँ। अब बनाते हैं दूसरी टेबल, यानी अब जो एलोकेशन चेंज हुए हैं उसके बाद क्या टेबल बनेगी, चेंज हुए हैं यहाँ पर इस टेबल में जो एलोकेशन चेंज हुए हैं 4, 6, 4 से अब एलोकेशन हट गया है, 4 का 0 हो गया, मतलब 4 पर कोई एलोकेशन नहीं है। 6, 2, 30, 18 और 10 जो ये चेंज हुए हैं, अब इसको हम लिख लेंगे, ये हमने लिख लिया। इनमें अब हमारा एलोकेशन है। अब हमें क्या करना है, अब हमको इसमें भी ऑप्टिमलिटी टेस्ट लगाना है, मतलब इसकी भी UI निकालनी है और VJ हमें इसका भी निकालना है। मतलब हमें फिर से चेक करना है कि इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहीं भी पॉजिटिव ना हो। अगर पॉजिटिव नहीं आई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहीं भी, तो मतलब यही हमारा ऑप्टिमम सॉल्यूशन है जो अब निकाला है चेंज करके। और अगर कहीं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पॉजिटिव आ गई तो मतलब हमें अभी और बदलना चाहिए इसको। तो ये है हमारा। अब हम जिसमें मैक्सिमम अलोकेशन है उसको मान लेते हैं 0। ये 10 यहाँ पर है, ये मैंने गलती से लिख दिया यहाँ, ठीक है।
तो अब जिसमें ज़्यादा लोकेशन है U3 मान लिया हमने 0। अगर U3 0 है तो V4 हो गया 18। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इन दोनों का प्लस करके ये आना चाहिए, इन दोनों का प्लस करके ये आना चाहिए, इन दोनों का प्लस करके ये आना चाहिए। ठीक है, ये 10 है, ये 30 और ये अब 30, ये इसकी कॉस्ट हो गई 30 और यहाँ आ रहा है 22, यानी इसको और इसको जोड़कर 22 आएगा। यहाँ पर 30 है तो 30 में क्या जोड़े कि 22 आए तो -8। ठीक है, यहाँ है 6 तो -8 में क्या जोड़े कि 6 आए तो यहाँ होना चाहिए हमारा 14 और यहाँ पर 18 है। 18 में क्या जोड़े कि यहाँ पर 2 आ जाए तो -16। ये हो गई हमारी दूसरी कॉस्ट। अब इसमें फिर से क्या निकालना है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यहाँ निकाल लेते हैं साथ में। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ अनऑक्यूपाइड सेल, अनऑक्यूपाइड सेल्स वो कैसे निकालते हैं? हम लिखते हैं अनऑक्यूपाइड सेल UI + VJ - CIJ। CIJ क्या है? जो एक्चुअल कॉस्ट टेबल में दी होती है। अब सबसे पहले ये लिख दो कि आपके अनऑक्यूपाइड सेल कौन कौन से हैं। तो अनऑक्यूपाइड सेल है हमारे यहाँ पर AP, जिनमें अलोकेशन नहीं है, AT, BP, BQ, BR, CQ। सभी की UI और VJ लिखेंगे। सबसे पहले इसकी -8 और 10, उसके बाद इसकी क्या है -8 और 18, BP की -16 और 10, BQ की 14 और 16, BR की 30 और -16 और CQ की 14 और 0। इसमें से अब इनकी रियल कॉस्ट घटानी है। रियल कॉस्ट क्या है? AP की है 4, AT की है हमारे पास 14, BP की है 2, BQ की है 0, BR की है 12 और CQ की है 16। सॉल्व कर लेंगे। यहाँ आएगा हमारा -2, यहाँ आएगा -4, -8, -2, यहाँ आएगा 2 और यहाँ आएगा -2। अब इनमें हमें देखना है क्या कहीं पर पॉजिटिव वैल्यू है, तो माइनस 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 माइनस, और ये पॉजिटिव वैल्यू है BR हमारी पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, यानी यहाँ पर हमें अभी अलोकेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ की हमारी वैल्यू है क्या, ये हम लिखेंगे। BR पर कॉस्ट कितनी है? BR पर हमारी कितनी कॉस्ट है? तो BR पर कॉस्ट है 12। BR पर कॉस्ट है 12, तो यहाँ पर हमें अलोकेशन अब करना होगा। 12 पर हम यहाँ दे देंगे इसको थीटा। अब बनाना है, थीटा देने के बाद बनाना है क्लोज लूप। अब क्लोज लूप अगर नीचे की तरफ गए और इधर गए, यहाँ पर जाकर जब हम ऊपर जाते हैं तो यहाँ मुड़ नहीं सकते क्योंकि ये सेल खाली है, और मुड़ने के लिए टर्निंग पॉइंट पर हमें अनऑक्यूपाइड सेल नहीं चाहिए, हमें वहाँ ऑक्यूपाइड सेल चाहिए। इसलिए हम इधर जाने के बजाय अब हम जा रहे हैं इधर हम गए, फिर हम यहाँ से मुड़ गए और फिर हम यहाँ चले गए। तो क्लोज लूप इस तरह हमारा यहाँ से चल के ऐसे यूँ बन गया। तो यहाँ पर थीटा है, इस सेल में हम करेंगे -थीटा, इसमें करेंगे +थीटा और यहाँ करेंगे -थीटा। 30 को हमने पहले दे रखे थे 3, फिर वो हो गए 2, अब 2 में से भी थीटा जाएगा। यहाँ क्या है, यहाँ दिया था वो हमने 1, यहाँ दिया हुआ था 1। फिर क्या करते हैं, जहाँ भी -थीटा है वहाँ पर जो अलोकेशन है उनमें से जो छोटा है वो मान लेते हैं थीटा की वैल्यू। तो 1 और 2 में से छोटा है 1, तो थीटा की वैल्यू आ गई 1। थीटा की वैल्यू 1 आ गई तो यहाँ गया 1, 1 - 1 यहाँ हो गया 0, 2 - 1 यहाँ हो गया 1 अलोकेशन में, और यहाँ 1 + 1 ये हो गया 2 अलोकेशन में।
अब ये अलोकेशन फिर से चेंज हो गई। अब हम बनाएंगे नई टेबल और फिर उस पर लगाएंगे ऑप्टिमलिटी टेस्ट फिर से कि क्या ये इस बार ऑप्टिमम सोल्यूशन है या नहीं। अब ये है हमारी थर्ड टेबल जिसमें अब अलोकेशन चेंज हो चुके हैं। जो यहाँ अलोकेशन था वो ख़त्म हो गया क्योंकि 1 माइनस थीटा यानी 1 माइनस 1 0 हो गया। अब हमारी अलोकेशंस बची हैं ये। अब इनके लिए भी हमें फिर से ऑप्टिमलिटी चेक करनी है। जब तक सभी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जीरो नेगेटिव नहीं आएंगे तब तक हमें ये चेक करना है। तो अब हम थर्ड टेबल पर आ गए। अब हमें UI और VJ निकालना है। तो हम यहाँ पर 0 मानेंगे। 0 मानते ही ये 10, ये 30, ये 18 आ जाता है। अब अगर ये 30 और यहाँ 12 तो 30 में क्या जोड़ेगी 12 आए, यहाँ 18, 30 में क्या जोड़ेगी 22 आए तो -8 यहाँ हो गया। और V2 में हमारा हाँ एक अलोकेशन हमारा यहाँ भी है V2 में जहाँ पर कॉस्ट है 6। तो यहाँ पर -8 में क्या ऐड करें कि 6 आए तो यहाँ होना चाहिए हमारा 14। इस तरह से UI और VJ कैलकुलेट करने के बाद अब हमें निकालनी है इनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। हम चेक करेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अभी पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो वो निकालनी है हमें सारे ऑक्यूपाइड सेल्स से अनऑक्यूपाइड सेल्स की। तो यहाँ लिखेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ अनऑक्यूपाइड सेल्स। कैसे निकालनी है, जैसे बाकी में था प्रोसेस UI प्लस VJ माइनस CIJ। CIJ क्या है, जो एक्चुअल कॉस्ट हमें दी होती है टेबल में। अनऑक्यूपाइड सेल कौन कौन बन गए हैं अब, AP, AT, BP, BQ, BT और CQ। ये है हमारे अनऑक्यूपाइड सेल। AP का UI प्लस VJ लिखेंगे -8 + 10। AT का लिखेंगे -8 + 18। BP का लिखेंगे, BP का यहाँ पर 10 और -18। BQ का लिखेंगे 14 - 18। BT का लिखेंगे 18 - 18। CQ का क्या लिखेंगे 14 और 0। ये सबके UI प्लस VJ हमने लिख लिए। अब इसमें से घटाना ही है कॉस्ट। तो AP की कॉस्ट कितनी है, AP की कॉस्ट है 4, AT की है 14, BP की है 2, BQ की है 0 और इसके बाद BT की है 2 और CQ की है हमारे पास CQ की है 16। अब इसे लेस करके सभी को सॉल्व करके निकालेंगे। तो 10 में से 8 गए 2 - 4 यहाँ हो जाएगा -2 -4 -10 -4 -2 -2। तो आप देखोगे यहाँ सारी चीज़ें नेगेटिव है, कहीं भी पॉजिटिव वैल्यू नहीं आई है। तो जब पॉजिटिव वैल्यू नहीं आती है, इन सब में कहीं भी पॉजिटिव वैल्यू नहीं है, तो मतलब यही हमारा ऑप्टिमम सोल्यूशन है जो हमने निकाल लिया है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारी टोटल कॉस्ट हम निकाल लेते हैं। जो अब हमारा ऑप्टिमम सोल्यूशन आया है, इसके अकॉर्डिंग हमारी टोटल कॉस्ट अब मिनिमम आनी चाहिए। यानी जो पहले आई थी ऑप्टिमम, जो फर्स्ट इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन, जो फर्स्ट सॉल्यूशन होता है उसे हम बोलते हैं इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन। जो उसमें कॉस्ट आई थी उससे कम कॉस्ट अब आनी चाहिए हमारी। तो 6 पर हमारा अलोकेशन है 5, 22 पर हमारा अलोकेशन है 1, 12 पर भी हमारा अलोकेशन है 1, 30 पर भी अलोकेशन है 1, 18 पर अलोकेशन है 2 और 10 पर अलोकेशन है 7। इसके अकॉर्डिंग अब कॉस्ट लिखते जाएंगे। 6 × 5, 22 × 1, 12 × 1, 30 × 1, 2 × 18 एंड 7 × 10। और इसके बाद कर लेंगे इनका टोटल 30, 22, 12, 30, 36 एंड 70। अब आप इसका टोटल करोगे तो ये आएगा 2, 4, 6, 10, 200।
200 इसका टोटल आएगा और पहले हमारी जो कॉस्ट थी उसका टोटल आया था हमारा 204। तो अब ये ऑप्टिमम सोल्यूशन है। ऑप्टिमम सोल्यूशन बाय मोडी मेथड इसे हम कहते हैं। और इससे हम जो है अपने कम से कम कॉस्ट पर पहुंच जाते हैं। तो इसमें हम पता चल गया कि सबसे कम कॉस्ट 200 आएगी अगर हम एलोकेशंस में ये चेंजेस कर दें जो हमने 2 बार इसको बदला। जब तक हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सारी नेगेटिव ना आ जाए तब तक हमें ये टेस्ट लगाना होता है।